डॉक्टर बाबा साहेब शिक्षण संस्था के बी शंकरानंद कला तथा वाणिज्य महाविद्यालय कुर्ची। आज हिंदी विभाग की ओर से एक दिवसीय विशेष व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। प्रार्थना के लिए मैं सौंदर्य पोतदार जी को आमंत्रित करती हूँ। सौंदर्य पोतदार। कैसा कैमरा खाना चाहते हैं? हाँ, खाना देते। गणपति वंदिसुवे तले बागी अर्पिसुवे तनु मनवा ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ತನು ಮನವಾ ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಹಾಲು ಸಿಹಿಯಾದ ಜೇನು ರುಚಿಯಾದ ಮೋದಕವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಚಿರವಾಗಿ ಬೇಡಿ ಆರಣ್ಯ ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಗಣಪತಿ ವಂದಿಸುವೆ ತಲೆ ಬಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ತನು ಮನವಾ ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಪಿಸುವೆ। धन्यवाद। धन्यवाद सौंदर्या जी। अब मैं स्वागत के लिए प्रज्ञा भंडारे जी को आमंत्रित करती हूँ। प्रज्ञा। प्रज्ञा भंडारे। हाँ मैडम। हाँ, शुरू करो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षण संस्था के बी शंकरानंद कला तथा वाणिज्य महाविद्यालय कुर्ची। आज हिंदी विभाग की ओर से एक दिवसीय विशेष व्याख्यान माला में उपस्थित मुख्य अतिथि हमीदा आई अरबर मैडम जी को हमारे प्राध्यापक के ओर से, विद्यार्थियों की ओर से, संस्था के ओर से, सभा की ओर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष एम.एल. खजीडोनी सर जी को हमारे प्राध्यापक की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से, संस्था की ओर से, विभाग की ओर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। विभाग के अध्यक्ष वीटी रोडनवत सर जी को प्राध्यापक की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से स्वागत करती हूँ तथा अन्य उपस्थित सभी प्राध्यापक बंधुओं को सभा की ओर से, संस्था की ओर से स्वागत करती हूँ और सभी विद्यार्थियों के विभाग के विद्यार्थियों को स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। चलिएगा, सही है। यहाँ हमारे प्राध्यापक बंधु मित्र भाइयों को भी मैं इस विभाग की ओर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ स्वागत के बाद प्रास्ताविक का पड़ाव आ जाता है। प्रास्ताविक के रूप में 2 शब्दों को मैं यहाँ दोहराऊंगी। इस हाशिया रूप में यहाँ ऑनलाइन के रूप में वेबिनार का जो आयोजन किया जा रहा है, इसके पीछे विद्यार्थियों का सहयोग, मोटिवेशन हमें बहुत कुछ मिला है और विद्यार्थियों के उत्साह के आधार पर ही इन विद्यार्थियों के इतने मनोबल इतनी चुस्त है, तो इस चुस्त मनोबल की उनकी इच्छाओं को क्यों कुचल दिया जाए, यही ध्यान में रखकर उनके उत्साह और उनकी इस प्रोत्साह के कारण ही यहाँ इस प्रकार के वेबिनारों का आयोजन हम करते जा रहे हैं। और ये दूसरा हमारा वेबिनार है जो विशेष व्याख्यान माला के रूप में हम आयोजित कर रहे हैं। और इस विशेष व्याख्यान माला के संदर्भ में प्रथम डॉक्टर मंगला अंगड़ी मैडम जी रहे और अब हमीदा अरबर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ एक बात कहते ही मेरे दिमाग में आ रहा था, मेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया करने का मूड हमेशा रहता है और बच्चे मेरे लिए बहुत साथ देते हैं और इसी साथ के कारण ही मैं अपने सहेलियों को ही यहाँ मुख्य वक्ताओं के रूप में
मैं सभी मेरे सहेलियों को ही यहाँ आमंत्रित दी हूँ और उनमें से एक सुमंगला मैडम का हुआ है। अब नंबर हमीदा मैडम जी की है और हमीदा मैडम जी को एक बार फोन करते ही तुरंत उन्होंने हाँ जी मैडम हम सभी मिलके एक बनाएंगे ना, हमारे लिए भी बताइए करके एक बात उन्होंने कहे थे, जो भी करेंगे हमें लेकर कीजिएगा। तो इस संदर्भ में हमें लेकर ही क्यों, उन्हें ही एक ऐसा स्थान दे देंगे और उन्हीं के साथ हम कार्य करेंगे उनके मार्गदर्शन में। आयोजन हमने किया है। तो इस प्रकार से आज ये संगोष्ठी वर्तमान रूप में कार्य प्रवृत्त होने में सक्षम हुई है। तो यहाँ छोटे से बातों में मैं हमीदा मैडम जी के परिचय के लिए मैं हमारे विभागीय सह प्राध्यापक डॉक्टर फीटी रोडन्नर सर जी को मैं इस मंच को सौंपना चाहती हूँ, ताकि वो हमारे आए हुए मुख्य अतिथि महोदया जी का परिचय छोटे से शब्दों में करें। रोडन्नर सर। हाँ, धन्यवाद मैडम। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मुख्य अतिथि का परिचय दे रहा हूँ। समय के मद्देनजर रखते हुए मुख्य अतिथि का संक्षेप परिचय इस प्रकार है। प्रोफेसर हमीदा आई अरबाज, प्राथमिक शिक्षा मल्लिकार्जुन हाई स्कूल कागवाड़ से, बीए शिक्षा शिवानंद कॉलेज कागवाड़ से, एमए कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से, वृत्ति जीवन 1990 आरडी कॉम्पोजिट प्रेस इंस्टीट्यूट चिकोड़ी से आरंभ किया। पीयूसी तथा बीए दोनों वर्गों को पढ़ाते हैं। विशेष व्याख्यान माला का इनका विषय है डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी 1 तोला अफीम की कीमत। इस विषय पर व्याख्यान देने वाले हैं। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर। यहाँ मैं एक छूटी हुई जो भूल भुलैया का एक पार्ट छूट चुका था पिछले वेबिनार में से, उस वेबिनार का कार्य यहाँ बच्चों की मानसिक स्थिति को एक उकसाने की, उनके प्रोत्साहन के रूप में मैं जो छूट चुकी थी विद्यार्थिनी का प्रपत्र वाचन छूटा था, उसके लिए मैं अभी इस मंच से उसके लिए एक अवकाश देने के उद्देश्य से मैं ये एक संपन्न कर चुकी हूँ। संजना सन्नकी जी को अपने प्रपत्र वाचन के लिए मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ। संजना सन्नकी, अपना नाटक से संबंधित प्रपत्र। हाँ संजना। संजना क्या रही संजना? हाँ रे मैडम रे। हाँ बताओ ना। नाटक शब्द का अर्थ नट लोगों की क्रिया है। दृश्य काव्य की संज्ञा रूपक है। रूपकों में नाटक ही सबसे मुख्य है। इससे रूपक मात्रा को नाटक कहते हैं। नाटक की परिभाषा बाबू गुलाब राय, इनके अनुसार नाटक में जीवन की अनुवृत्ति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते फिरते सप्राण रूप में अंकित किया जाता है। अभिनय, इनके दृष्टि से संवाद एवं दृश्यों पर आधारित विभिन्न पात्रों द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई साहित्यिक रचना नाटक कहलाती है। नाटक के तत्व 6 है। पहला कथा वस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन, चौथा देशकाल एवं वातावरण, पांचवा भाषा शैली, छठवा उद्देश्य। कथा वस्तु, नाटक की कहानी को कथा वस्तु या कथानक कहते हैं। नाटककार को अपनी कथा वस्तु का चयन करने में उपन्यास लेखक के समान अधिक सामग्री को उपयोग करने का अधिकार नहीं होता। चरित्र चित्रण, नाटकों में भी चरित्र चित्रण उपन्यास की ही तरह होता है। पात्रों की मानसिक और भावनात्मक परिस्थितियों के चित्रण द्वारा उनके आंतरिक बाह्य वृत्तियों को प्रकाशित किया जाता है। तीसरा कथोपकथन, नाटक कहानी को कथा वस्तु या कथोपकथन कहते हैं। उसे अभिनय के लिए निश्चित समय ज्ञान करते हुए एक निश्चित मर्यादा का पालन करते हुए चलना पड़ता है। उसकी कथा वस्तु इतनी बड़ी होनी चाहिए जिसका 3-4 घंटों में पूरा अभिनय हो सके। चौथा देशकाल एवं वातावरण, इसमें पात्रों के व्यक्तित्व में स्पष्टता और विकटता आ जाती है।
प्रत्येक युग, देश तथा वातावरण की चरित्र, संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, रहन सहन और वेशभूषण को अनुरूप होना चाहिए। 5वां, भाषा शैली। नाटक की शैली में भी साहित्य के अंगों के लिए अपेक्षित शैली का ज्ञान रखना पड़ता है। कथोपकथन की शैली भी नाटक की प्रधान शैली है। शैली को नाटकों में अर्थात नाटक की माताएं कहा गया है। 6वां, उद्देश्य। धर्म और अर्थ, काम, जीवन के 3 प्रयत्न उद्देश्य माने गए हैं। अंततः यह नाटक द्वारा इन तीनों की या इनमें से किसी एक की प्राप्ति को नाटक का उद्देश्य माना गया है। इससे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाश्चात्य नाटककारों ने संघर्ष को नाटक का प्राण माना है। नाटक के प्रकार 4 है। पहला, अनुवाद। दूसरा, वर्णनात्मक। तीसरा, चरित्र प्रधान। चौथा, घटना प्रधान। यह मेरा प्राप्त वाचन समाप्त करती हूँ। अनुमति देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद संजना जी। यहाँ मैं मुख्य पड़ाव पर आ जाती हूँ इस समारोह की। इस समारोह की मुख्य अतिथि महोदया जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। हमीदा मैडम। धन्यवाद मैडम जी। हाँ, धन्यवाद मैडम जी। जी। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं सुरेखा मैडम जी को मन से आभार प्रदर्शित करती हूँ, क्योंकि यह पहला मौका है जो उन्होंने मुझे दिया, इसलिए। और एक खासियत के साथ मैं बताना चाहती हूँ, जो मेरे शिक्षक हैं वह उनकी बेटी है। उनके बेटी के साथ आज इस समारोह में हिस्सा लेने का एक मौका मिला, इसलिए सबसे पहले मैं अपने गुरु जी को चरण वंदना करती हूँ और उसके पश्चात अपने कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। धन्यवाद सुरेखा मैडम जी। आज एक दिवसीय विशेष व्याख्यानमाला इस समारोह के माननीय अध्यक्ष श्री ML खज्जीडोनी सर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बी शंकरानंद आर्ट्स एंड कॉमर्स डिग्री कॉलेज कुर्ची के आदरणीय गुरुवृंद, डॉक्टर VT रोड्डन्नवर सर हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक, डॉक्टर सुरेखा बेळगी मैडम हिंदी विभाग अध्यक्षा और इस समारोह के केंद्र बिंदु मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सबको इस कार्यक्रम के लिए मैं सहर्ष स्वागत करती हूँ। और उसके बाद जो विषय मुझे दिया गया है उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबको आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ, ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो मेरा विषय है BA 4th सेम ऑप्शनल हिंदी एकांकी संकलन, जिस पाठ्य पुस्तक का नाम है, उसी पाठ्य पुस्तक की दूसरी एकांकी जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई है, और एकांकी का नाम है 1 तोले अफीम की कीमत। एकांकी का नाम है 1 तोले अफीम की कीमत, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सेकंड ईयर PUC में आपने उनकी एक एकांकी पढ़ी जिसका नाम था प्रतिशोध। सब लोगों का सेकंड ईयर में हिंदी था? जो BA 1, 2, 3 के विद्यार्थी हैं, इसमें आपने सेकंड ईयर में हिंदी लिया था? हाँ मैडम। हाँ, लिए थे। हाँ, वहां पर आपको 2 एकांकियां पढ़ने को मिली। एक है सूखी डाली, जिसके लेखक उपेंद्र नाथ अश्क थे, और दूसरी रचना राम कुमार वर्मा जी की, जिसका नाम है प्रतिशोध, जिसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा यह समझाने लगे, पिता अपने बेटे की प्रगति हमेशा चाहता है और उस प्रगति के लिए बेटे को दंड देने के लिए भी तैयार होता है। और इस माध्यम से राम कुमार वर्मा यह बताते हैं, जहां सच्चा प्यार होता है वहीं अधिकार से दंड दिया जाता है। लेकिन कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, पिताजी के इस दंड को संपूर्ण रूप से गलत मानते हैं और उसके बाद बदले का भाव मन में उमड़ पड़ता है। और लेकिन जैसे ही सच्चाई बच्चों के सामने आती है, पिताजी ने भरी सभा में मुझे क्यों डांटा, इस बात का पता जैसे ही भैरवी को लग जाता है, तो जिस भारवी को लग जाता है, जिस तलवार से वो अपने पिताजी की गर्दन काटने के लिए आया था,
वही तलवार पिताजी के हाथ में देते हुए कहता है कि पिताजी, मैंने आपको गलत समझा, बदले का भाव इतना तीव्र था कि आपको खत्म करने का विचार मैंने किया, लेकिन जब तुम्हारी अच्छाई सच्चाई मेरे सामने आ गई तो मैं इस बात के लिए पूर्ण रूप से प्रायश्चित करना चाहता हूं। और अंत में डॉक्टर राम कुमार वर्मा यह समझाते हैं, पिता जो होते हैं बच्चों के रास्ते में कभी बाधा नहीं बनते, उनके अच्छाई सच्चाई को समझना बच्चों का अपना कर्तव्य होता है, कहकर डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रतिशोध एकांकी में समझाते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को जो एकांकी लगाई गई है जिसका नाम है 1 तोले अफीम की कीमत, खुद लेखक कहते हैं कि यह शीर्षक इतना मजेदार है कि पाठक पढ़ने वाला आगे क्या होता है, कहानी किस मोड़ पर आती है, कहानी के अंत में नायक और नायिका का मेल होता है, यानी ये सोचने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि आमतौर पर अफीम यहाँ पर ड्रग हम जहर के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि जहर खाने से मनुष्य का जीवन खत्म होता है। अब इस कहानी में यानी यह कहानी सामाजिक कहानी है। 1 तोले अफीम की कीमत जो है एक सामाजिक एकांकी है और समाज में स्थित जो कुरीतियां हैं, दुष्ट प्रथाएं हैं, उन बातों का अंत करने की बात लेखक यहाँ पर समझाते हैं। अब इस कहानी का अंत सुखांत है। इस कहानी का अंत जो है इसमें अंत में नायक और नायिका का मेल होता है, इसलिए इस कहानी को हम सुखांत कहते हैं। इस कहानी में आमतौर पर 5-6 पात्र हैं। सीताराम इसका नायक के पिता हैं मुरारी मोहन। उसके बाद में उनका अपना एक नौकर है जिसका नाम है रामदीन। तीसरा पात्र है नायक जैसे कि चौकीदार है जिसका नाम है जोको। उसके बाद में सीताराम का पुत्र मुरारी मोहन और साथ ही साथ विश्वमोहिनी, कुमारी विश्वमोहिनी इस कहानी की नायिका है और उसका अपना भी परिवार है। लेकिन मुख्य तौर पर इस कहानी के 2 पात्र हैं, एक है मुरारी मोहन और दूसरा है कुमारी विश्वमोहिनी। शुरुआत में मैंने कहा यह कहानी सामाजिक कहानी है और साथ ही साथ समाज में जो दुष्ट प्रथाएं, मानव समाज में जो बातें बाधा डालने लगी हैं, उन बाधाओं का अंत करना लेखक का प्रमुख उद्देश्य है। अब एक कुप्रथाएं, इसका अर्थ क्या है विद्यार्थी बताइएगा। कुप्रथाएं, लेक्चर हमेशा दोनों तरफ से होना चाहिए, तब जाकर लेक्चर इफेक्टिव बनता है। वरदक्षिणे, कुप्रथाएं, सौंदर्या बताएंगे आप? वरदक्षिणे, कुप्रथाएं, प्रथा अंद्रे पद्धति, प्रथा अंद्र पद्धति, कुप्रथाएने ಬಹಳಷ್ಟು ಪದ್ಧತಿ, दुष्ट पद्धतिಗಳು। दुष्ट पद्धतिಗಳು। अब पुराने समाज में कौन कौन सी दुष्ट पद्धतियां थी? इसमें 1, 2, 3 तीनों क्लास के बच्चे हैं और मैडम ने आपको यह कहानी पढ़ाई भी है। कौन कौन सी दुष्ट प्रथाएं थी पुराने समाज में? ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, हाँ वेरी गुड, बाल्य विवाह। दूसरा वेरी गुड, बहुत आपने मैडम ने आप लोगों को बड़े ही अच्छी तरह से तैयार किया है बाल्य विवाह और सती पद्धति। अब बताइएगा आधुनिक जमाने में क्या ये प्रथाएं नजर आती हैं? इतना नहीं नजर आते मैडम, पहले साल में थोड़े से। क्यों बताइएगा आज ये पद्धतियां नजर नहीं आती? क्योंकि इन बातों को ऐसे पद्धतियों को मानव समाज के लिए दुष्ट प्रथा कहकर कानूनन उसे रोक दिया गया है। अब सती पद्धति में क्या होता था? उसका पति मरे तो ना वही आग में कूदकर उसका प्राण त्याग देना। वेरी गुड, यानी सती पद्धति में क्या है, पति जैसे ही मर जाता है
तो उसके चिता में जीते जी पत्नी को क्या करना पड़ता था, अपनी आत्माहुति देनी पड़ती थी, यानी उसी आग में कूदकर अपनी जान देनी पड़ती थी और इसे पतिव्रता धर्म माना जाता था। लेकिन मानव समाज के लिए यह दुष्ट प्रथा है, यह सोचकर उसे कानूनन रोक दिया गया। अब उसके बाद में दूसरी प्रथा जिसे आपने बताया, बाल्य विवाह। ಕನ್ನಡ में एक बात है, ಏನಂತಾರಪ್ಪ, ತೊಟ್ಟಿಲಕ್ಕೆ ಬಾಸಿಂಗ ಕಟ್ಟೋದು, ತೊಟ್ಟಿಲಕ್ಕೆ ಬಾಸಿಂಗ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತಂದ್ರ यह बाल्य विवाह। आज क्या यह पद्धति है? नहीं। मैडम इसे भी मानव समाज कहते हुए रोक दिया गया है, क्योंकि देख लीजिएगा, ना समझ बच्चों को शादी जैसे पवित्र बंधन में बांधना, माँ बाप ने हमें इस पवित्र बंधन में बांधा है, यह सोचकर लड़का और लड़की जीवन को आगे ले चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर लड़का या लड़की का मन बदल गया तो क्या हो जाता है, दोनों के लिए जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आती है। अब इस मुसीबत को लोगों ने जाना समझा और यह मानव समाज के लिए दुष्ट प्रथा है, यह कहकर उसे रोक दिया गया। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें यानी सती पद्धति, बाल्य विवाह जो मानव समाज के लिए दुष्ट प्रथा है, यह सोचकर उसे रोका गया है, तो इस कहानी का जो सामाजिक विषय है दहेज प्रथा, इस कहानी में राम कुमार वर्मा कौन सी समस्या उठाने लगे, दहेज प्रथा की। सती पद्धति और बाल्य विवाह जैसे क्रूर प्रथाओं को, दुष्ट पद्धतियों को जब हम रोक सकते हैं तो दहेज पद्धति को भी हम रोक सकते हैं। क्या करेंगे, रोक सकते हैं। रोक सकते हैं। तो खासकर यानी युवा पीढ़ी जो पढ़ी लिखी है, ऐसी बातों की ओर ध्यान देना है और इन बातों को संपूर्ण रूप से रोकने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर राम कुमार वर्मा इस एकांकी में समस्या को भी उठाते हैं और समस्या का हल भी ढूंढ निकालते हैं। इसलिए राम कुमार वर्मा जी को एक श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित एकांकीकार माना गया। समस्या को उठाकर दिखाते हैं और समस्या का अंत किस प्रकार किया जाता है यह भी यहाँ पर बात समझाते हैं। अब लेखक का परिचय, तो यहाँ पर वक्त बहुत कम है, इसलिए लेखक का परिचय आप देख लीजिएगा। हम इस कहानी का जो प्रमुख विषय उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारे पात्र हैं, जैसे सीताराम एक अफीम के व्यवसायी है, यानी सरकार द्वारा अफीम का धंधा चलाने का उन्हें लाइसेंस मिला है। अब इसी व्यवसाय से उन्होंने ढेर सारा पैसा कमा रखा है, लेकिन कहा जाता है मनुष्य के आशाओं को कभी भी पूर्ण विराम नहीं होता, चाहे वह लखपति हो चाहे वह करोड़पति हो, लेकिन उसके इच्छाओं को कभी भी पूर्ण विराम वह नहीं देता, बार बार कौमा देते देते चला जाता है। अब सीताराम की पत्नी का देहांत हो चुका है, उनका इकलौता पुत्र है जिसका नाम है मुरारी मोहन, उसकी उम्र 21 साल की है। इसी साल वह बीए पास हो चुका है, ग्रेजुएट की डिग्री यानी ग्रेजुएट हो चुका है। अब उसके बाद यानी नए लेखक यहाँ पर समझाने लगे, आधुनिक जमाने का यह नव युवक है और जीवन को लेकर उसने एक सुंदर कल्पना बना रखी है। यहाँ तक कि उसके उस सुंदर कल्पना में उसका अपना दाम्पत्य जीवन भी है, यानी एक मनपसंद लड़की के संग शादी करके सुखमय जीवन वह जीना चाहता है। अब ऐसे में क्या हो जाता है, जैसे ही मुरारी मोहन की उम्र 21 साल की हो जाती है तो सीताराम अपने बेटे की शादी की चिंता करने लगते हैं और उनके एक जान पहचान वाले व्यक्ति थे और उन्हीं की तरह बड़े अमीर थे, धनवान थे, पैसे वाले थे और उनकी एक बेटी थी, पूर्ण रूप से अनपढ़ थी, अशिक्षित थी, अनकल्चर्ड लड़की थी। अब उस लड़की के साथ सीताराम अपने बेटे की शादी रचाना चाहते हैं। जब इस बात की भनक मुरारी मोहन को लग जाती है तो पिताजी से कहने लगता है कि मुझे मनपसंद लड़की के संग शादी करनी है, वह पढ़ी लिखी होनी चाहिए, सुसंस्कृत होनी चाहिए,
एक दूसरे को समझकर जाना चाहिए। यह मेरे मन का अथवा मेरे जीवन का ध्येय है और इस ध्येय पूर्ति में आपको मेरी सहायता करनी होगी। लेकिन क्या सीताराम अपने बेटे की बात मानते? नहीं, उन्होंने यह सोचा अगर बेटे की बात मानूंगा तो मनचाहा धन दहेज के रूप में आएगा नहीं, और अपने पसंद की लड़की लाऊंगा तो मनचाहा धन घर में आ सकता है। यह विचार कर उस जगह अपने बेटे का रिश्ता चलाते हैं जहां से अधिक दहेज मिलता है और गाजीपुर निकल भी जाते हैं। अब जाते जाते अपने बेटे मुरारी मोहन की जिम्मेदारी रामदीन को सौंपते हैं। रामदीन सीताराम के घर का नौकर है और उम्र उसकी 40 की है। आज के जमाने में हम देखें तो कभी कभार 40 साल में भी लोग शादी नहीं करते, लेकिन रामदीन क्या है, यहाँ पर एक बेटी का पिता है। अब जैसे ही यानी सीताराम गाजीपुर चले जाते हैं तो रामदीन को जाते जाते अपने बेटे की जिम्मेदारी देकर जाते हैं। अब इधर यानी कहानी की शुरुआत में ही अथवा एकांकी की शुरुआत में ही हम यह देखते हैं कि इस कहानी का प्रमुख नायक पूर्ण रूप से टेंशन में, तनाव में, क्योंकि जबरन उसके पिताजी उसकी शादी कर रहे थे ऐसी लड़की के साथ जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो विचार करता है मैंने नापसंद लड़की के संग शादी करके जीवन दुखमय बनाने से बेहतर क्या है, घर में अफीम है, चलो उस जहर को खा लें और अपनी जान दे दें। यह विचार, आत्महत्या का विचार, इस कहानी का प्रमुख नायक कर चुका था। अब भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन को वरदान माना जाता है और आत्महत्या को अक्षम्य अपराध माना जाता है। अब पढ़ा लिखा समझदार लड़का पिताजी की बातों को मानना उसके लिए मौत के समान था। इसलिए वह विचार क्या करता है, चलो अफीम खाकर, जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर लो। लेकिन रामदीन के सामने तो यह कृत्य वह कर नहीं पाता था, इसलिए उसे घर से भगाना चाहता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चर्चा मुरारी मोहन रामदीन के संग करता है। वह चर्चा कौन सी है? वह पूछता है क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तो वह बता देता है शादी हुए बहुत वर्ष बीत गए। अब उसके बाद पूछ लेता है शादी से पहले क्या तुमने अपनी पत्नी को देखा था? देखिएगा ताज्जुब सवैने ताज्जुब उत्तर, जिस प्रकार मुरारी मोहन को यह उत्तर सुनकर आश्चर्य होता है, पाठकों को भी आश्चर्य हो सकता है। वह बताने लगा है कि तेजी जब पैदा हुई तब जाकर मैंने अपनी पत्नी का मुंह देखा। अब तेजी कौन है? रामदीन की बेटी है। वह बताने लगा है जब तेजी पैदा हुई तब जाकर मैंने अपनी पत्नी का मुंह देखा। क्यों? अब इस बात को सुनकर मुरारी मोहन और भी आश्चर्य में आ जाता है। अब उस वक्त वो पूछने लगा है ऐसे कैसे संभव है? तब वो बता देता है यानी उन दिनों घर में लाइट शादी हुआ नहीं करते थे। सुबह सवेरे घर वालों को क्या करना पड़ता था? काम के लिए जाना पड़ता था और सूरज के ढलने के बाद घर आना पड़ता था। अंधेरा छाया हुआ रहता था। अब इतना ही नहीं, पुराने जमाने में बच्चे यह सोचा करते थे कि माँ बाप के सामने पत्नी को आंख उठा कर देखना, माँ बाप के सामने पत्नी के संग बातें करना, यह बड़ों की बेइज्जती है। और माँ बाप का बड़ों का मान रखने के लिए ना वह पत्नी को आंख उठाकर देखते थे और ना ही उनसे बात कर सकते थे। और उसके बाद और एक महत्वपूर्ण बात, अनपढ़ होने के बावजूद भी रामदीन एक पढ़े लिखे सुशिक्षित ग्रेजुएट जो आधुनिक जमाने का नवयुवक है, मुरारी मोहन उसे समझाने लगा है यानी बड़े बच्चों की शादी कर देते हैं, इसमें पसंद क्या और नापसंद क्या। एक बार जब शादी हो जाती है तो बड़ों का मान सम्मान हमें रखना पड़ता है। और जिस लड़की को अग्नि साक्षी मानकर पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, चाहे वह अच्छी हो चाहे वह बुरी हो, उसमें कमजोरियां कमियां न ढूंढते हुए उसे संपूर्ण रूप से जीवन भर निभाना पड़ता है। इस बात को सुनकर मुरारी मोहन को और एक सदमा लग जाता है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह पूछने लगा है तुम्हारी शादी किसने की? मुरारी मोहन अपने नौकर रामदीन से पूछने लगा है
तुम्हारी शादी किसने की? तो बताने लगा इसमें सोचने वाली बात है ही क्या, क्योंकि खासकर भारतीय परिवारों में स्त्रियों को, चाहे वह लड़की की शादी हो चाहे वह लड़के की शादी हो, स्त्रियों को यहाँ पर चाहे लड़की की शादी हो या चाहे लड़के की शादी हो, घर की स्त्रियां इसमें अपना निर्णय ले नहीं सकती। सारा निर्णय पुरुषों के हाथ होता है। यानी भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है और पुरुषों को यहाँ पर अपनी बेटी या बेटे का निर्णय लेना पड़ता है। तो बताने लगा है मेरे पिताजी ने, जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो पिताजी ने शादी का निर्णय ले लिया, एक लड़की मेरे लिए पसंद भी कर डाली और उस वक्त मैंने पिताजी की इच्छा पूर्ण की और मेरी शादी हो गई। इसमें सोचने की कोई बात है ही नहीं, कहकर इस आधुनिक जमाने के नव युवक को रामदीन बता देता है। अब एक के बाद एक आघात पूर्ण रूप से मुरारी मोहन के मन पर होने लगते हैं और अंत में वो बताने लगा है जब पिताजी होते हैं तो तुम अधिक देर मेरे संग रहते हो, तुम अपने घर जाओ और पत्नी और बेटी के संग कुछ वक्त बिताओ और सुबह उठकर जल्दी आना, कहकर रामदीन को बता देता है। फिर भी रामदीन कहने लगा तुम्हारे पिताजी तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गए, मैं कैसे जाऊं? तब मुरारी मोहन बताने लगा है अब मैं छोटा मासूम बच्चा नहीं हूं, खुद का ख्याल रख सकता हूं, इसलिए तुम जाओ लेकिन सुबह जल्दी आना। क्योंकि वह यह सोच रहा था अगर रामदीन घर पर रहेगा तो आत्महत्या वह कैसे करेगा। रामदीन को भगाकर वह अपनी जान देना चाहता था, इसलिए उसे वहां से भगा देता है। अब इसके बाद यानी अफीम तो पिताजी 1 तोला घर में रख कर ही गए थे। अब उस अफीम की गोली को भी उठा लेता है, अब उसे मुंह में डालना ही चाहता है कि इतने में उसे अचानक यह याद आता है कि मुझे क्या करना है, नोट लिख कर मरना होगा, क्योंकि कल को पिताजी को भी तकलीफ ना हो, यह भी चिंता मुरारी मोहन को है। इसलिए वह लिख लेता है कि आप अपनी पसंद की लड़की के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं, यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसके बाद मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, आप मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं, बेहतर यह कि समझौते के साथ जीवन जीने की बजाय मेरे लिए मर जाना ही अच्छा है, कहकर लो यानी चिट्ठी लिख देता है और चिट्ठी को समाप्त कर देता है। उसके बाद अफीम की गोली खाने के लिए तैयारी हो जाता है कि इतने में दरवाजा खटखटाया जाता है। अब मुरारी सोचने लगा शायद रामदीन लौट आया होगा, लेकिन लौटने वाला रामदीन न होकर इस कहानी की प्रमुख नायिका है जिसका नाम क्या है, विश्व मोहिनी। मैंने विश्व मोहिनी, कुमारी विश्व मोहिनी चली आती है। इसकी उम्र 18 साल की है, दिखने में बड़ी सुंदर है और साथ ही साथ यह भी मुरारी मोहन की तरह आधुनिक जमाने की युवा लड़की है। अब इसकी कहानी कुछ अलग ही थी। उधर हमारा नायक आत्महत्या का विचार करने लगा है, क्योंकि पिताजी उस असभ्य अशिक्षित लड़की के संग उसकी शादी रचाने लगे और ऐसा जीवन जीने की बजाय मर जाना ही अच्छा है, कहकर हमारा नायक आत्महत्या का निर्णय लेता है। अब इधर रंगमंच पर नायिका का प्रवेश होता है। चेहरा अस्त व्यस्त है, चेहरे पर उदासीनता छाई हुई है, आंखों में डर नजर आने लगा है और आते ही वह सीताराम जी को पूछती है और सीताराम और विश्व मोहिनी के पिता अच्छे मित्र थे और यहाँ अफीम मिलती है, यह सोचकर एक नौकरानी के संग विश्व मोहिनी चली आती है। अब अफीम यानी हम यहाँ पर जहर के रूप में उसे ले लेंगे, जहर मांगती है। तब यानी जब भी जहर दिया जाता है, कहीं पर भी चले जाओ, किसी यानी बाहर भी हम जहर की मांग करेंगे तो किसे दिया गया, कब दिया गया, सब नोट करके देना पड़ता है। अब वह पूछने लगा है आपको क्यों अफीम चाहिए और उस वक्त वह बताती है अब मुझे मरना है, अफीम दे दो तो कहो, तो क्या अफीम मिलेगा? नहीं। इसलिए वह अपनी माँ का बहाना बनाती है, यानी मेरी माँ बीमार है, अगर थोड़ा सा अफीम चक्कर सो जाएगी तो उसे आराम से नींद लग जाएगी, इसलिए मुझे थोड़ा अफीम दे दो। और उस समय मुरारी मोहन पहले तो नाना कहते हुए उसे भगाना चाहता है, लेकिन माँ के बीमारी का सवाल जैसे ही सामने आ गया तो वह देने के लिए
तैयार हो जाता है। लेकिन लड़की जब अपना नाम पता बताने में हिचकिचाती है तो मुरारी मोहन समझ बैठता है दाल में कुछ काला है, यानी यह तो कुछ बहाना बनाने लगी है और इस बहाने के पीछे दूसरा ही उद्देश्य है। इसलिए वह क्या करता है, अंदर जाता है और एक गोली लाकर क्या कर देता है, विश्वमोहिनी के हाथ में अफीम के रूप में दे देता है। अब उस गोली का सेवन करने से पहले मुरारी मोहन पूछ बैठता है, यानी तुम्हारी सच्चाई मैं पकड़ चुका हूं, तुम अपने माँ का बहाना बनाने लगे हो, वास्तव में मुझे बताओ तुम्हें अफीम क्यों चाहिए। और उस वक्त यानी विश्वमोहिनी अपनी राम कहानी मुरारी को समझा देती है। यानी 18 साल शादी का योग्य उम्र माना जाता है। अब उस वक्त तो बताने लगी है, मेरे लिए बहुत सारे वर आ रहे थे, लेकिन मैं तो उन्हें अच्छी लगती थी, लेकिन दहेज की मांग सामने रख देते थे और मेरे पिता इतने गरीब हैं कि अपनी बेटी का ब्याह दहेज देकर कर नहीं पाते। हर दिन मेरी चिंता उन्हें सताती रही थी और पिताजी का यह मुरझाया हुआ चेहरा, पिताजी चिंताक्रांत थे, पिताजी निराशा से भरे हुए थे और बेटी को जो है पिताजी का यह निराशा भाव कभी भी सहा नहीं जाता। इसलिए जब उसे सच्चाई का पता लगता है कि मैं तो लड़के को पसंद आ गई हूं, लेकिन 6,000 रुपयों की मांग की जाने लगी है। एक तो हाथ में पिताजी के पैसे नहीं है और इन 6,000 रुपयों का डिमांड पूर्ण करने के लिए अब मेरे पिताजी को क्या लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा और ऊपर से उस कर्जे का भार मेरे पिताजी चुका नहीं पाएंगे। मेरे कारण मेरे पिताजी को बड़ी चिंता होने लगी है, मेरे पिता बड़े दुख में, मेरे पिताजी बड़े विपत्ति में हैं और मैं उनके जीवन का संकट दूर कर दूंगी कहकर मन ही मन निर्णय कर लेती है और वह यह सोच लेती है, अगर मैं ही मर गई तो पिताजी की चिंता खत्म हो जाएगी, दहेज देने की जरूरत ना पड़ेगी और ऊपर से कर्जा लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरे मरने से सारी समस्या हल हो जाएगी कहकर सारी बात, यह जो कहानी थी विश्वमोहिनी मुरारी को समझा देती है और अंत में एक बहुत हृदय स्पर्शी बात वह कहती है, यानी अब तुम भी शादी के योग्य हो गए हो और तुम्हारी भी शायद अब शादी तुम्हारे माता पिता करने ही वाले हैं, इसलिए एक बात ध्यान में रखना, बिना दहेज के तुम्हें शादी करनी होगी। वह क्या बता देती है, दहेज के कारण उसके पिता क्षण क्षण मर रहे थे और पिताजी संपूर्ण रूप से चिंताक्रांत थे और उसके पिताजी का चेहरा उसके आंखों के सामने चला आता है और उस वक्त निवेदन के रूप में वह मुरारी मोहन से क्या कहती है, यानी हिंदू समाज में क्या होने लगा, दहेज प्रथा की जो बात है दिन ब दिन बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से लड़कियों का जीवन दुभर होने लगा है। तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, इसलिए मेरी एक मदद करना, तुम शादी करोगे तो लड़की वालों की ओर से कुछ भी दहेज न लोगे, दहेज न लेना, एक बाप की जिम्मेदारी कम करना कहकर वह बता देती है। इन बातों को सुनकर मुरारी मोहन भी थोड़ी देर के लिए भावुक होता है और उसके बाद में अफीम की गोली वह मुंह में डाल लेती है। वक्त पर वक्त बीतने लगता है, लेकिन ना वह बेहोश होती है ना ही मृत्यु के करीब जाती है। तब विश्वमोहिनी को यह विचार आने लगता है, इस लड़के ने मुझे क्या दे दिया, ना मैं बेहोश होने लगी हूँ और ना ही मेरी जान जाने लगी है, कैसे अफीम की गोली, कैसा जहर तुमने दे दिया कहकर वह सवाल करती है। और उस वक्त मुरारी मोहन सच्चाई को उगलता है, जो गोली मैंने तुम्हारे हाथ में रखी है वह अफीम नहीं है, वह जहर नहीं है, एक हरड़े की गोली है। यानी सिर्फ मन बहलाने के लिए उसने कहा था कि तुम शांत हो जाओ, इसी उद्देश्य से मैंने तुम्हारे हाथ में एक हरड़े की गोली रख दी, जिससे ना मनुष्य बेहोश होगा और ना ही मनुष्य मर जाएगा। और उसके बाद रात के 11 बज जाते हैं। अब हरड़े की गोली तो अफीम के रूप में उसके हाथ में आ ही गई थी, इसलिए व्यवहार कुशलता के कारण वह लड़की यानी विश्वमोहिनी मुरारी से पूछती है, अफीम कहकर तुमने हरड़े की गोली तो मुझे दे दी थी, अब बताओ उस हरड़े रूपी अफीम की गोली की कीमत क्या है। 1 तोला यानी 10 ग्राम,
उस कीमत यानी उसकी कीमत क्या है, तब वह लड़का हंसते हंसते बता देता है, विश्व मोहिनी के बातों से, विश्व मोहिनी के विचारों से संपूर्ण रूप से मुरारी मोहे प्रभावित हो जाता है और मन ही मन उसी क्षण लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं, यानी उस लड़की को देखकर उसके मन में प्रेम का भाव उमड़ पड़ता है। यह लड़की अगर मेरी जीवन संगिनी बनी तो क्या हो जाता है, यानी दहेज जो आज के समाज में पूर्ण रूप से दुष्ट पद्धति बनकर लोगों को डसने लगी है, हम इसे कुछ हद तक रोक सकते हैं। यह भावना उसके मन में चली आती है और ऐसे में लड़की क्या पूछने लगी है, कहो जो गोली मैं मुझे तुमने दी है उसकी कीमत क्या है, तब लड़का बताने लगा है, यानी उसकी कीमत मुझे मिल चुकी है। तब लड़की फिर आश्चर्य जताती है, मैंने तो आज तुम्हारे हाथ में कुछ रखा ही नहीं है, तो तुम कहने लगे हो कि कीमत अदा हो गई, कैसी कीमत, कहाँ की कीमत। तब हमारा नायक नायिका को बताने लगा है कि यानी उस 1 तोले अफीम की कीमत मुझे तुम्हारे रूप में मिल चुकी है। और उस वक्त लड़की ने भी लड़के के मनोदशा को समझ लिया और मन ही मन वह भी मुरारी मोहन का स्वीकार करती है और अंत में इन दोनों का मेल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा यह समझाने लगे, यानी आज हम क्या कहते हैं, अमीर लोग समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए मन भर पैसा बेटियों के शादी पर खर्चा कर देते हैं और बेटों के शादी पर जितना बेटियों के शादी पर खर्चा किया गया उसकी दुगनी रकम हासिल कर लेते हैं। लेकिन इसका परिणाम संपूर्ण रूप से गरीब समाज पर होता है। कभी कभार लड़कियों को अकाल मृत्यु के शिकार होना पड़ता है, कभी कभार आत्महत्या के शरण जाना पड़ता है। बेटी बचाओ जो नारा है, इस नारे को अगर बचा कर रखना है तो यानी खासकर युवा पीढ़ी जो सुशिक्षित है, इन समस्याओं को रोकने का प्रयास अगर करती है तो बेटियां बच भी सकती हैं और जीवन आसानी से गुजर सकता है, कहकर राम कुमार वर्मा यहाँ पर समस्या उठा भी लेते हैं और समस्या का निदान बता देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने प्रेमचंद जी की निर्मला कहानी पढ़ी है, वहां पर भी दहेज समस्या को उठाया गया। निर्मला की वहां पर मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु से कुछ साधा नहीं जाता। कन्नड़ में कहा जाता है, मरने के लिए बदुकलिके धैर्य बेकु सायलिके अल्ल ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। कन्नड़ में कहावत है, बदुकलिके धैर्य बेकु सायलिके अल्ल। अदक क्या करना है, जीवन में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का निदान ढूंढना पढ़े लिखे लोगों का कर्तव्य है, कहकर राम कुमार वर्मा यहाँ पर अपने विचार स्पष्ट करते हैं। समझ में आ गया सबको? हाँ मैडम। ओके, सुरेखा मैडम का और एक बार धन्यवाद करते मैं यहाँ पर आप इस व्याख्यान के लिए पूर्ण विराम देती हूँ। धन्यवाद मैडम जी। धन्यवाद मैडम। यहाँ बहुत विस्तृत और स्पष्ट शब्दों में राम कुमार वर्मा जी की जो विचारधाराएं हैं, समस्या और समस्या का हल, दोनों पहलुओं को यहाँ बहुत सुंदरता के साथ समझाए हैं और यहाँ इस ऐसे अनमोल विचारों को हमारे बच्चों के सामने रखने के लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद अर्पण करती हूँ मैडम। थैंक यू मैडम। अगला पड़ाव आता है कार्यक्रम का अध्यक्षीय वक्तव्य। मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए ಆಂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಖಜಿಡೋನಿ ಸರ್ ಕೇಳಿಸಕತ್ತೈತ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ರೀ ವಾಯ್ಸ್ ಬರವಾತ್ರಿ. ಖಜಿಡೋನಿ ಸರ್ ಇಂದು ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಖಜಿಡೋನಿ ಸರ್ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲೆ. ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಬರಾದತ್ರಿ? ಖಜಿಡೋನಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಮುಂದ್ ತಗೋರಿ, मोबाइल ಮುಂದ್ ತಗೋರಿ ಮೇಡಮ್. ಹಮೀದಾ ಮೇಡಮ್ ನಂದು ಕೇಳಿ ಬರಾಕತೈತ್ರಿ? ಬಾಬಾ मैडम आवाज आ रहा है, सबका आवाज आ रहा है. ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎ ಬಳಗಲಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್
ವಿನೋದ್ ರೋಡನ್ನವರ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾಗಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ RD ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಂತಹ ಹಮೀದಾ ಅರ್ಬರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳಾದಂತಹ ಈ ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪದ್ಧತಿ, ಲಂಚಗುಳಿತನ, ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ, ವಿಧವಾ ಮರು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೊದಲಾದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಕೊನೆಗೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. धन्यवाद सर। अब मैं यहाँ इस कार्यक्रम की आखिरी छोर पर हम आके खड़े हो जाते हैं, तो इस मोड़ पर मैं स्वप्ना भंडारे जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस सभा ಮೇಡಮ್ ರೀ. हेलो स्वप्ना भंडारे जी। हाँ मैडम। स्वप्ना है जी। हाँ जी। वंदनार्पण कार्यक्रम के लिए मैं स्वप्ना भंडारे जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षण संस्था के बी शंकरानंद कला तथा वाणिज्य महाविद्यालय कुर्ची आज हिंदी विभाग की ओर से एक दिवसीय या विशेष व्याख्यान माला में उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर हमीदा अरबर जी मैडम को हमारे प्राध्यापकों की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से और संस्था की ओर से धन्यवाद अर्पण करती हूँ। नमस्ते। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष ML खजीरोनी सर जी को धन्यवाद अर्पण करती हूँ। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुरेखा अशोक बड़गली मैडम जी को विद्यार्थी की ओर से धन्यवाद अर्पण करती हूँ और विद्यार्थियों को विभाग की ओर से धन्यवाद करती हूँ। अंत में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को विभाग की ओर से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ मैं इस सभा को अंत करने से पहले हमारे सह प्राध्यापकों को यहाँ तहे दिल से अभिवादन करती हूँ और साथ में यहाँ हमारे मार्गदर्शक JS दोडमनी सर जी को सर्वप्रथम मैं उन्हें अभिनंदन बधाई देती हूँ, कारण उनके मार्गदर्शन में हमने जो भी कार्य किया है वो सभी उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण हुआ है, जो उन्होंने हमें हमेशा एक मोटिवेशन देने की कार्य करते हैं और हमें सलाह मशवरा करके आगे बढ़ने के लिए एक अस्तित्व, एक नया मोड़, एक नई दीप जलाने की जो कार्य करते हैं, उसके लिए मैं इस सभा की ओर से, विभाग की ओर से मैं दोडमनी सर जी को बहुत बहुत अब बधाई देती हूँ, धन्यवाद अर्पण करती हूँ कि उनका मार्गदर्शन ऐसे ही हमेशा रहे। और मेरे सहोद्योग मित्र जो हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक के रूप में डॉक्टर VT रोडन्नर सर है, तो छोटे हैं और मूर्ति छोटी है, ज्ञान बड़ी है, कभी कभी होता है लेकिन हमेशा साथ निभाते हैं। ऐसे अनुज जो मेरे विभाग के लिए मिला है, ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ।
और सभी प्राध्यापक, मुझे बहुत सारे प्राध्यापकों का यहाँ सब मॉरल सपोर्ट मुझे मिलता है हमेशा। आप कीजिएगा, आपके साथ हम हैं। तो इस प्रकार से सभी प्राध्यापक हमेशा मेरे जो विचार रखती हूँ मैं, तो मेरे हर विचारों को वो क्या करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन देते हैं। और इसी के साथ साथ मेरे विद्यार्थियों का कितना भी गुणगान करो वो कम ही है। देखिएगा, आज मैं ऑनलाइन पर हूँ, मुझे ऑनलाइन का कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे इतना ज्ञान दिला दिए हैं कि हर काम मैं कुछ नहीं करती, बस मैं यहाँ ये करती हूँ, मैं बैठी हूँ, मेरा नाम आ रहा है, लेकिन इसके पीछे पूरा सहयोग, पूरा ध्येय, पूरा कार्य मेरे बच्चों का है। तो मेरा ये जो भी यहाँ सफलता की जो सीढ़ी है, सफलता की जो अस्तित्व है, ये श्रेय मैं अपने बच्चों के लिए ही समर्पण करती हूँ। और मैं आगे भी यही चाहूंगी कि मेरे बच्चे ऐसे ही मुझे सपोर्ट करेंगे, ये मेरी मनोकामना है। और इसी मनोकामना के साथ फिर से एक बार हामिदा मैडम जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि यहाँ इस कार्यक्रम में आकर हमें इतने सुंदर अपने विचार हमारे बच्चों तक यहाँ पहुंचाए। इसलिए मैं यहाँ और भी यहाँ कह सकती हूँ कि आज ये कार्यक्रम बहुत सुंदरता के साथ, सफलता के साथ संपन्न हुआ। और साथ में यहाँ देखिए, केवल मेरे प्राध्यापक, हमारे साथ काम करने वाले प्राध्यापक ही नहीं हैं, हमारे साथ मनीषा मैडम भी जुड़ी हुई है, जो आगे के तैयारी के लिए वो हमारे साथ अभी से हाथ मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं। इन्हें भी मैं अपने इस सभा की ओर से, हमारे संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करती हूँ और यहाँ घोषणा करती हूँ कि ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है।